बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। इंसान की चाहत से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन मसाइल तब पैदा होते हैं जब इंसान रब की रज़ा में राज़ी होने की बजाय अपने ही सोचे हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करता है। इन कोशिशों से माशरे में जहाँ बिगाड़ पैदा होने का खदशा होता है, वहीं रिश्तों में बिगाड़ भी बुनियादी अहमियत रखता है। हमें सब कुछ अपनी चाहत के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की चाहत का भी कुछ ख्याल कर लेना चाहिए। वालिदैन के किए हुए फैसले बेशक सारे अच्छे साबित नहीं होते, लेकिन ख़ुद के किए हुए फैसले तो अक्सर ही गलत होते हैं, जिन पर बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियों को बाद में पछताते हुए देखा भी है। हमारी आज की कहानी भी तकरार है वालिदैन के बनाए हुए रिश्तों और ख़ुद से सोचे हुए नातों के बीच। हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी, ये तो वक्त से पहले नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की तकरार से अक्सर नुकसान ही होता है। इसलिए इज़्ज़त करें हमेशा अपने वालिदैन की और उनके बनाए हुए रिश्तों की। इसी में अमन है, मोहब्बत है और सुकून भी। ये हमारा बेटा है और दूसरा बाहर होता है। बेटा जी, आप जॉब क्या करते हैं? जी अंकल, वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम हूँ। अच्छी बात है जी। आजकल दो लोग ही कामयाब हैं, एक वो जो अपना कारोबार करते हैं, दूसरा वो जो सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसा ही जी इम्तियाज साहब, आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया। प्राइवेट जॉब वालों का तो आपको पता ही, हालात थोड़े ऊपर नीचे होते ही रहते। ये आपकी बेटी कहाँ रह गई? बस आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त कर रही है, आती ही होगी। असल में ना इनको बड़ी जल्दी है अपनी बहू को देखने की। आप भी ना। लो आगे। अस्सलाम चाय दीजिए सब। माशाल्लाह, नजर न लगे, बहुत प्यारी है। तुम क्या कहते हो हमजा? जी मैं। हाँ हाँ, तुम भी तो टुकर टुकर देख रहे हो। तुम्हें पसंद है? जी पसंद है। नहीं इम्तियाज साहब, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब आपने बेटी से पूछकर हमें बता। अब अंकल आप चाय तो लेना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जी ताहिर साहब, एक फॉर्मेलिटी है, मैं अपनी बेटी से पूछ के आपको कंफर्म कर दूंगा। मैं उम्मीद करती हूँ हमें इनकार नहीं होगा। मुझे भी उम्मीद है अपनी बेटी से, वो मेरा फैसला रद्द नहीं करेगी, लेकिन बिन माँ के पली है, इसकी ख्वाहिश जानना, इसकी राय का एहतराम करना मेरा भी फर्ज है। जी बिल्कुल, हम एक अच्छी उम्मीद लेकर जा रहे हैं। आप लोग प्लीज कुछ खाएं ना। आप लो बेटा। फाइजा बेटा, हमजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी पापा, जो आपको ठीक लगे। देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, तुम करो तो बेहतर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, जो आपको ठीक लगता है वो करते हैं। बेटा, तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, अगर कोई पसंद हो तो बता दो। वो वक्त गुजर गया पापा, अब उसका कोई फायदा नहीं, और मुझे आपके किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने बाप की इज्जत का ख्याल करोगी। ये तो मेरा फर्ज है। अल्लाह ताला सबको तुम जैसी बेटियां अदा करे। चलें पापा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कमरे में जाके आराम कर लूँ। क्यों नहीं बेटा, जाओ आराम करो। बस अब तो इम्तियाज भाई का इंतजार है।
कल वो कुछ बताएंगे तो दिल को चैन आ जाएगा। हाँ ये तो है। बेटा तुम दिल से राजी हो ना? कल को हमें ना कहना। जी अब्बू राजी हूँ, और अगर आपकी रजामंदी है तो मैं भी राजी हूँ। अरे भाई शुक्र है कि हमारा बेटा इस जदीद दौर में भी हमारी बात मान रहा है, वरना जैसा आजकल का दौर जा रहा है बच्चे बच्चियां तो अपनी मर्जियां कर रहे हैं। बस अब्बू परवरिश और खून का भी तो असर होता है। ये तो सही। हमजा को रिश्ते पर किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं था और उसके वालिदैन भी इस बात पर बहुत खुश थे कि जैसी बहू उनको चाहिए थी वैसी ही बहू उनको मिल गई, यानी खूबसूरत भी, और चाय वगैरह लाने के सलीके से अंदाज़ा हुआ था कि घर के मामले में भी सलीकामंद है। आज के दौर में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। उधर फायजा ने भी हाँ कर दी थी, इसलिए दोनों घरों ने शादी का दिन तय किया और फिर शादी भी हो गई। फायजा दुल्हन बनकर हमजा के घर पहुंच गई। बानो बड़ी खुश थी और उसने बहू की खूब आवभगत की थी। फायजा को भी ठीक ही लग रहा था, खुश भी थी। लेकिन फिर एक दिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों, मुझे क्या होना है? नहीं, वो बस अम्मी कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें चाय का कहा और तुमने इनकार कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सास का रूप धारना शुरू कर ही दिया। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? सास का रूप धारने से क्या मुराद है? मतलब ये कि घर आते ही बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना, उसके कान भरना, ये सास वाला काम ही तो है। देखो फैजा, उन्होंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने बस बताया है और मैं पूछ रहा हूँ। हाँ समझ रही हूँ कि बताया है, और इस बताने को ही तो कान भरना कहते हैं। फायजा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अम्मी इस तरह की नहीं है, और अब मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुमने मेरे खिलाफ तो सुन लिया, जबकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जिंदगी भर की साथी हूँ। फायजा, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। अगर तुम बीवी हो तो वो मेरी माँ है। शादी के बाद एक माह तो बड़ा अच्छा गुजरा था, लेकिन अब अचानक जब जिम्मेदारियों की बात आई तो फिर ना जाने फायजा को क्या हुआ था कि उसने सास और ससुर की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया था। ये बात हमजा के लिए भी अजीब थी और उसको समझ नहीं आई थी कि वो फायजा से क्या कहे। लेकिन उसकी बात करने के बाद फायजा ने जो रिएक्शन दिया था वो अचानक और तवक्को के खिलाफ था, जिस वजह से हमजा परेशान हो गया था। क्या फायजा जानबूझकर ऐसा कर रही थी या उसको काम करने की आदत शुरू से थी ही नहीं? इसलिए जैसे ही काम का बोझ पड़ने लगा तो उसने जान छुड़ाने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया था, या फिर बात थी कुछ और? इस हकीकत से उठाएंगे पर्दा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि फायजा के अचानक बदल जाने वाले रवैये ने हमजा को भी शॉक किया था और उसकी माँ बानो को भी, क्योंकि बानो भी अपनी बहू से ऐसी तवक्को नहीं कर रही थी। सिर्फ एक चाय बनाकर ना देने पर घर में वो सिलसिला चल निकला था जिसको सिर्फ फायजा ही रोक सकती थी, या फिर बानो और ताहिर की खामोशी। लेकिन क्या हमजा अपनी बीवी को इस बात पर माफ़ कर पाएगा? क्या अभी से उनके दरमियान ख़राब ताल्लुकात का आगाज़ होने जा रहा था, या हमजा भी इस बात को आगे जाकर इग्नोर कर देगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी से पहले तो वो ऐसे नजर नहीं आ रही थी। हाँ अभी 1 माह तो हुआ है शादी को, लेकिन आज तक वो ऐसे नहीं बोली जिस तरह आज उसने बात की। मैं भी इसीलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उसका ये रवैया पहली दफ़ा देखा है। तुम सच बताना, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा था पहले से? अम्मी आपकी कसम,
मैंने तो उससे कभी ऐसी वैसी बात भी नहीं की। ये तो और भी परेशानी की बात है। अच्छा बेटा, परेशान ना हो, बहू से बात कर लेते हैं। अगर उससे कोई गलत फहमी है तो उसका हल निकाल लेते हैं। अब्बू, उसको कोई गलत फहमी नहीं है। उसने मुझे डायरेक्टली बोला है कि मैं सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। यानी वो ऐसे ही आदत की थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही है। कह तो यही रही है कि मैं कोई नौकरानी वोकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे चाय पेश करूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उसके वालिद से बात कर लेते हैं। हो सकता है कि उनके समझाने से उसमें कुछ फर्क पड़ जाए। आप कर लें माँ, दे दे अपने दिल को तसल्ली, लेकिन यकीन करें कोई फायदा नहीं। बेटा मायूस नहीं होते, जवान है, उसके सोचने का अंदाज कुछ और होगा, ठीक हो जाएगी। चलें, अब आप लोगों को जो मुनासिब लगे। नाजरीन, फायजा के दिए हुए जवाब ने उसके पूरे ससुराल को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उनमें से कोई भी उससे इस तरह की तवक्को नहीं कर रहा था। अब उन्होंने मिलकर इसका हल ढूंढने की कोशिश की थी। हमजा तो मायूस था, लेकिन उसके वालिदैन अब भी उसको तसल्ली दे रहे थे, लेकिन अंदर से वो भी डर से गए थे। हमजा के बाप ताहिर ने फायजा के बाप इम्तियाज से बात करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक असल इशू यही था कि अच्छी नजर आने वाली फायजा बदल क्यों गई थी, उसको हुआ क्या था। कौन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज बात कर रहा हूँ। शहबाज, तुम मेरा कुछ माँ इंतजार नहीं कर सकती थी? देखो शहबाज, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर शादी की बात करो, तो तब तुमने क्या कहा था, याद है तुम्हें? हाँ, कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। हाँ, तो इसीलिए अब मुझ पर रोब झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि मैंने अपने बाप की मर्जी से शादी की है और मुझे अपने ससुराल में कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे मसला है। तुम्हें अब क्या मसला है? मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे मिलना है। ये इतना आसान नहीं है। हाल तुमने निकालना है। तुम्हारी जिद करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? हाँ, क्योंकि मेरी जिद भी तुम हो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। देखो शहबाज, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शौहर है, ससुराल वाले हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बीच में मत आओ। बीच में मैं नहीं, वो आ रहा है। तुम लेट हो चुकी हो, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मैं अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखता हूँ और वो मैं बदल कर रहूंगा। शहबाज, ये सिवाय जिद के और कुछ नहीं है। फायजा, ये जिद नहीं, ये इश्क है, ये प्यार है जो मुझे तुमसे है। देखो शहबाज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक शादीशुदा लड़की के लिए ये सब आसान नहीं है। देखो फायजा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से तुम्हें जीत लूंगा। तुम मुश्किल काम को आसान समझ रहे हो। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे फायजा, तुम्हारे ससुराल वालों से ताल्लुकात कैसे? वो तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। अब तुमने ठीक रहना भी नहीं है, ताकि वो खुद तुम्हारे से निजात पाने का सोचना शुरू करे। बड़े चालाक हो, अपने मतलब के लिए मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। नहीं करोगी? नाजरीन, फायजा के अपने ससुराल वालों से इस तरह के रवैये की वजह क्या शहबाज ही था,
کیا شہباز پہلے بھی فائزہ کے ساتھ رابطے میں تھا یا ابھی کہیں سے زندہ ہو گیا تھا؟ شہباز اور فائزہ کی باتوں سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی زمانے میں آپس میں محبت کے رشتے میں تھے اور بعد میں شہباز کسی جاب وغیرہ کے چکر میں دوسرے شہر چلا گیا تھا اور ان کے درمیان رابطہ بھی منقطع رہا۔ اس دوران فائزہ نے اپنے باپ کے کہنے پر شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور یوں اس کی شادی حمزہ کے ساتھ ہو بھی گئی، لیکن شہباز کے لوٹ آنے کی وجہ سے ٹھیک چلنے والی شادی شدہ لائف اب ڈسٹرب ہو گئی تھی اور ادھر فائزہ نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر شہباز سے ملنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اور ایک اور بڑی خطرناک بات یہ بھی تھی کہ وہ شہباز کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی ازدواجی زندگی خراب کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ ہو کیا گیا تمہیں فائزہ؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ دیکھو حمزہ، میرا رویہ ایسا ہی تھا، تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میرا رویہ بدلا ہوا ہے؟ میں ایسی ہی تھی اور ایسی ہی رہوں گی۔ کیا مطلب ہے کہ ایسی ہوں ایسی ہی رہوں؟ مطلب یہ کہ میں تمہارے گھر کے کام نہیں کر سکتی، اگر سمجھ میں آتی ہے تو رکھو، نہیں تو طلاق دو۔ کیا کہا؟ وہی جو تم نے سنا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں پتا بھی ہے اور اس کے نقصانات سے بھی واقف ہوں۔ اسی لیے اتنی فضول بات تم نے اتنے آرام سے کہہ دی۔ ہاں، کیونکہ میں ایسے شوہر اور ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پہ مجھے نوکرانی سمجھا جائے۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ ایک ایسی انسان جس کے اپنے جذبات ہیں اور اپنے اصول ہیں۔ لیکن یہ اصول انتہائی فضول ہیں جن میں بڑوں کی عزت، احترام اور خدمت کو نوکر ہونا سمجھا جائے۔ دیکھو، اگر تمہیں میری سمجھ نہیں آ رہی نا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دو۔ اس بکواس کے بارے میں نا تمہارے باپ سے ہی بات کروں گا۔ مجھے کسی کا نام لے کر دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ کرو جو تمہارا دل کرتا ہے اور میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں، سمجھے؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ ناظرین، فائزہ کے انداز بدل رہے تھے۔ وہ شہباز سے ملنے کے بعد اور بھی بہادری کا مظاہرہ کرنے لگی تھی اور اس نے بلا جھجک اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے شہباز کی دی ہوئی ہوا تھی جس پر وہ اڑ رہی تھی، لیکن کیا اس کا یہ رویہ اسے ٹھیک طرف لے جائے گا یا پھر آگے جا کر بربادی اس کا مقدر بننے والی تھی؟ کیا حمزہ اس کے اس طرح کہنے پر آرام سے اس کو طلاق دے دے گا یا پھر وہ اس کی بات کو اس کی بیوقوفی سمجھے گا؟ اس حقیقت سے اٹھائیں گے پردہ، مگر ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ حمزہ اور فائزہ کے درمیان اچانک خراب ہونے والے تعلقات پر حمزہ خود بھی اپنی بیوی کے اس رویے پر حیران تھا، لیکن اس رات کے طلاق کے مطالبے نے اس کو پریشان بھی کر دیا تھا اور حمزہ نے اس معاملے کو اپنے سسر کے سامنے رکھنے کا سوچا تھا۔ کیا امتیاز اپنی بیٹی کو اس معاملے میں سمجھا پائے گا یا فائزہ اب اپنے باپ کی بھی سننے والی نہیں تھی؟ کیونکہ فائزہ کا مقصد تو اب حمزہ سے علیحدگی ہی تھا، لیکن وہ یہ کیسے کرتی ہے اور کون سے فریب سے اپنے باپ کو مطمئن کرتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ انکل مجھے بھی اس بات کی پریشانی ہے کہ اچھی بھلی تھی، نہ جانے اس کو کیا ہو گئے۔ اس کا ماضی دیکھوں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ سمجھ ہی تو نہیں آ رہی بیٹا، لیکن میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انکل اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ وہ اب ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تمہارے گھر میں سے کسی نے کوئی بات تو نہیں کہی ہے؟ نہیں انکل، میرے گھر والے تو ایسے ہیں ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ مجھے اس معاملے میں سمجھا رہے۔ اچھے گھروں کی یہی نشانی ہوتی ہے، فائزہ ہی کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔
अंकल मैं अपना बसा बसाया घर उजाड़ना नहीं चाहता, पता नहीं उसको क्या हो गया। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया अंकल। नहीं बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि तू अपना घर बसाना चाहता है। मेरी तरफ से ना कभी भी कुछ नहीं होगा। जीते रहो बेटा। आप भी अपना ख्याल। हमजा ने वही किया जो उसने फाइजा से कहा था। वो अपने ससुर के पास उसकी बेटी की शिकायत लेकर पहुंच गया था। इम्तियाज़ फाइजा के बारे में जानने के बाद परेशान हो गया था, क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी उससे पूछकर और बड़े अच्छे इंतज़ामात के साथ की थी। अब उसकी बेटी का तलाक का मुतालिबा उसके लिए हैरानकुन होने के साथ साथ तकलीफ दे भी था, क्योंकि किसी बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। हमजा तो बात करके चला गया था, लेकिन इम्तियाज़ एक गहरी सोच में गिर गया था कि उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही थी। अब ये तो फाइजा ही अपने बाप को असल बात बता सकती थी, अगर वो बताना चाहे तो। फाइजा, क्या मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी हाँ करने के बाद नहीं की? जी पापा, हाँ करने के बाद ही की थी। ससुराल में से किसी ने बदतमीजी की है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम अपने शौहर के साथ कैसी बातें कर रही हो आजकल? पापा मैं किसी के काम नहीं कर सकती। वो जो तुम्हारी माँ बाप की तरह हैं, वो किसी हो गए या शौहर को कह रही हो? क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो अपने ससुराल वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया है? पापा मेरी अपनी भी तो कोई मर्जी है या नहीं? तुम्हारी मर्जी मतलब? मतलब ये कि पापा उन लोगों के साथ कुछ अरसा तो गुजार सकती हूँ, लेकिन मुस्तकिल मेरा उन लोगों के साथ गुजारा नामुमकिन है। ये बात हाँ करने से पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। पता नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। लोग बुरे नहीं है फाइजा, तुम्हारी सोच में ही कुछ गड़बड़ है। पापा मैं कोशिश करती हूँ इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की। इसी में बेहतरी है बेटा, जितनी जल्दी हो सके। अच्छा पापा आप बताएं, आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ लाओ। तुमने मेरे बाप से मेरी शिकायत की है? हाउ डेयर यू! तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो भी बात तुम्हारी बेहतरी के लिए की जाए वो शिकायत होती है? कि अगर तुम मेरी बात मेरे अपनों से करो तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरी शिकायत लगा रहे हो। क्यों, तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ मुझे क्यों होनी? मैंने तो वैसे ही अपने बाप से कह दिया कि ठीक है। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि अब तुम जो भी करोगी वो मजबूरी में होगा? माय डियर हस्बैंड, मैं अब कुछ करूंगी ही नहीं, तो मजबूरी किस बात? यानी कि तुम अपने बाप की बात भी... वो मशहूर मुहावरा तो तुमने सुना ही होगा ना, कि सुनता तो मैं अपने बाप की भी नहीं, और मेरे केस में मैं तो किसी के बाप की भी नहीं सुनती, और अब मैं अपने बाप की भी नहीं सुनूंगी, समझे? हैरत है मुझे, चीज क्या हो? क्यों पछतावा हो रहा है कि ज़ाहिरी खूबसूरती पर मर मिटे और अंदर से क्या निकला? वैसे सियाने सही कह गए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अभी तो आगे आगे देखते जाओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पाला पड़ा किससे, समझे? नाज़रीन, फाइजा का रवैया वाकई चौंका देने वाला था। अपने बाप के सामने अच्छी बनने वाली लड़की अपने शौहर के पास पहुंचते ही अपने असल रूप में आ गई थी।
یہ جو پیار ہے نا، یہ کسی کو بہت اچھا بھی بنا سکتا ہے اور کسی کو بہت برا بھی۔ اچھی دکھائی دینے والی فائزہ اب بری لگنے لگی تھی، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے سسرال والوں کو بھی۔ لیکن وہ ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن وہ اپنا راستہ بدلنے کو تیار نہیں تھی۔ فائزہ مسلسل شہباز سے رابطے میں تھی اور اس کو ایک ایک پل کے ہونے والے واقعات سے آگاہ کر رہی تھی۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے کہ لڑکی کو سسرال میں سب کچھ ملے اور پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کرے تو ایسا کیوں کرے گی؟ ابو یہی بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بیٹا عورت ایسا تبھی کرتی ہے جب اسے کہیں سے سپورٹ حاصل ہو۔ کہیں سے سپورٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو بیٹا، سپورٹ کرنے والا کوئی بندہ ہے یا عورت، لیکن کوئی ہے ضرور۔ لیکن ایسا کوئی ظاہری عمل نظر تو نہیں آتا۔ بیٹا عورت کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کے لیے۔ دیکھو نا تو میں گھر ہوتا ہوں سارا دن اور تم۔ اوہ، یعنی اس کو کوئی اکسا رہا ہے کہ جان کے اپنے سسرال والوں کو تنگ کرو۔ اب اس کا کیا مقصد ہے یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی بات ہے ضرور۔ ابو آپ کا تجربہ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ اچھا بیٹا، اب آپ نے کرنا ایسا ہے کہ ظاہری طور پر تو آفس جانا، لیکن 2-4 روز کی چھٹی لے رہو گھر کے ارد گرد ہی۔ مجھے قوی امکان ہے، بلکہ پورا یقین ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئے۔ ٹھیک ہے ابو، میں کل ہی چھٹیاں اپلائی کرتا ہوں۔ اچھا بیٹا، یہ ہے میرا تجربہ، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ۔ بس ابو میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ حمزہ کے باپ نے بڑی ہی تجربے کی بات کی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی بات 100% درست تھی تو غلط نہیں ہے، کیونکہ فائزہ شہباز کے سر پر ہی اپنے گھر میں مسئلے پیدا کر رہی تھی۔ طاہر نے جو حمزہ کو مشورہ دیا تھا، اس نے اپنے آفس جا کر 3 چھٹیاں لے لی اور فائزہ پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن فائزہ اس سے بے خبر تھی۔ اب اگر ان 3 دنوں میں فائزہ نے شہباز سے ملنے کی کوشش نہ کی تو اس پر سے شک ہٹنے والا تھا، لیکن اگر وہ ملنے کی غلطی کر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پردہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حمزہ کی آفس سے چھٹیوں کی، جس کی وجہ تھی فائزہ پر نظر رکھنا۔ اب فائزہ کو اگر ذرا بھی بھنک لگ جاتی کہ اس کی جاسوسی شروع ہو گئی ہے تو وہ محتاط ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی روٹین کی زندگی گزار رہی تھی۔ شہباز اپنے مشوروں کے ساتھ ہر وقت اس کے کانوں میں گھسا رہتا تھا۔ اب اس کو اگلا مشورہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، وہ فائزہ کے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ۔ عشق نے دونوں کو اندھا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں عشق والوں کو لگتا ہے دنیا کچھ نہیں دیکھ رہی، لیکن دنیا سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہونے والا تھا فائزہ اور شہباز کے ساتھ۔ اتنی دیر کیوں لگا دی ویسے؟ کیا بتاؤں یار، سانس پیچھے پڑ گئی تھی، سوال کرنے لگ گئی کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو۔ پھر کیا بتا دیا میں نے کہ اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہوں۔ اچھا، اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟
अभी तुमने मेरी बहादुरी देखी कहाँ है बच्चों? अच्छा बाबा, अपनी बहादुरी मुझ पे ना आजमाना। बड़ी जल्दी हार मान जाते हो मेरे सामने तो। सिर्फ बातों में। वो क्यों? इसी में तो मजा है प्यार का। अच्छा। फाइजा शहबाज से मिलने चली गई थी और हमजा ने देख भी लिया था, लेकिन वहां से वो अपनी इज्जत की खातिर चला आया था, क्योंकि वो दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होने वाला था? क्या वो वैसा ही कर देगा जैसा फाइजा चाह रही है, कि तलाक, या फिर अब कोई और ही तरह का झगड़ा होने जा रहा था? अब तो बात खुलकर सामने आ चुकी थी। ताहिर की बात सच निकली थी और हमजा घर आकर भी परेशानी और दुख में इसी बारे में सोचे जा रहा था कि फाइजा ने उसको धोखा क्यों दिया था। अच्छा, तो ये सारा पिछले दिनों मेरी माँ के साथ ये सारा कुछ तुम इसी वजह से कर रहे थे। कौन था वो? देखो, अब अगर तुम्हें ये सब कुछ पता लग ही गया तो तुम्हें इससे कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या मतलब का क्या मतलब? उस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छा, इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है या तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? उसकी। हाँ, वो कॉलेज लाइफ से मुझे प्यार करता था, कॉलेज लाइफ से, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया कुछ बनने के लिए। बस यही हुआ हमारे साथ। वाह, तो तुमने शादी मुझसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए की? देखो, ऐसा नहीं है। मुझे लगा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और अब वो वापस आ गया है तो तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। हाँ फाइजा, तुम्हें शादी कोई खेल नहीं करना कि किसी की जिंदगी में आना और चले जाना मजाक है? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। और जो मैंने की वो? एक मिनट, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, तुम्हें मुझे पसंद आई थी, मैं प्यारी लगी थी तुम्हें, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। प्यार का नाम मत दो उसे। तो शादी करना प्यार नहीं? नहीं। आज से पहले तुमने जो कुछ किया मैंने सब कुछ माफ किया, लेकिन आज के बाद वो बंदा तुम्हारे इर्द गिर्द नजर भी आया तो पहले तुम्हें फिर उसे गोली से उड़ा। एक मिनट, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, अमल करके भी दिखाओ। ये देख लो, तुम्हें नजर आ रहा है क्या पड़ा? हमजा ने फाइजा को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी और उसको कहा था कि आइंदा अगर उसने शहबाज से मिलने की कोशिश की तो वो उसको और शहबाज को जान से मार देगा। क्या फाइजा उसकी धमकी से डर गई थी और आइंदा कभी शहबाज को नहीं मिलेगी? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि फाइजा भी बड़ी जिद की पक्की थी जिसने रिश्तों का लिहाज नहीं किया था। वो पिस्तौल से क्या डरने वाली थी, लेकिन हमजा को उम्मीद थी कि जान से मारने की धमकी का सुनकर उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। बेटा, आज भी काम पर जा रही हो? क्यों अम्मा, आज क्या हुआ? अरे आज क्या होना भाई, सालगिरह है बहू की। ठीक है, टाइम लगा तो आ जाऊंगा। बेटा, यही मौके होते हैं आपस की रंजिशें खत्म करके और प्यार बढ़ाने के। जी ठीक है, जैसा आप कहें। बेटा, तुम्हें भी चाहिए था अपने शौहर को बताती। मैं क्या करती, मुझे लगा इन्हें पहले से ही मालूम होगा। मालूम तो मुझे बहुत कुछ है,
اب کیا سب باتوں میں خود ہی عمل کروں؟ خیر باتیں ہوتی رہیں گی، میں لیٹ ہو رہا ہوں، آفس میں کچھ کام ہے، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن آپ لوگ سالگرہ ضرور منائیے گا، آخرکار آپ کی بہو کی سالگرہ۔ بھائی ہم تو منائیں گے ہی، لیکن تم بھی ٹائم پر آ جاؤ۔ جی جی بیٹا تم بھی اپنی دوستوں کو بلا لو جو بھی تمہاری دوست ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ فائزہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں کمرے سے ہی آ رہا ہوں، وہ وہاں نہیں ہے۔ کہاں جا سکتی ہے؟ شام تک پارٹی تک تو یہیں تھی، کہاں جا سکتی فائدہ؟ تیری کی تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس سے مت ملنا، لیکن تم باز نہ ہے۔ میں پیار کرتا ہوں، اس بکواس بند کرو تم، میں شوہر ہوں اس کا، اور اگر تو اتنا سچا عاشق ہے نا تو سب سے پہلے گولی تجھے ہی ماروں۔ نہیں شہباز، تم بھاگو یہاں سے، میری موجودگی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بھاگو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے تکلیف دیتی رہو گی اور میں برداشت کرتا رہوں گا؟ تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں اکیلی رہ لوں۔ طلاق دے دو مجھے۔ طلاق دے دو تمہیں؟ ہاں طلاق دے دو؟ ہاں۔ میری زندگی برباد کر کے تم کسی اور کا گھر آباد کرنا چاہتی ہو؟ کتنی چاہت سے لایا تھا میں تمہیں، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اور کہاں گیا وہ تمہارا سچا عاشق؟ بھاگ گیا تمہارا سچا عاشق؟ ایک عاشق یہ کھڑا تمہارے سامنے، میں تب تک نہیں بھاگوں گا کہ جب تک میں تمہیں ختم نہ کروں۔ یہ کیا کیا بیٹا تم نے؟ میں نے اپنی محبت کو ختم کر دیا۔ میں نے ناظرین، یہ تھا اس محبت کا انجام جو شادی کے بعد دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ شادی ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ایسے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یاد رکھیں، شادی ہی سب سے بہتر رشتہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کو کبھی فائزہ کی طرح برباد مت کریں۔ فائزہ کے باپ نے مدعی بن کر داماد کے خلاف پرچہ دیا تھا۔ پولیس نے حمزہ کو گرفتار کر لیا اور اب وہ پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہونا ہے۔ کتنی چاہت سے وہ بیاہ کر لایا تھا فائزہ کو، لیکن اس نے اپنی پرانی محبت کی خاطر اتنے پیار کرنے والے شوہر کو اہمیت نہ دی اور اپنی زندگی خراب کی، بلکہ ختم ہی کر لی۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو زندگی ہی لے لے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی میزبان اشال سلیمان اور ٹیم حقیقت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔